Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we will discuss about the developments in India around one millennium BC. So, in previous class, we discussed about the Jati and Varna system. So, let's start the class from the topic development elsewhere in India. सो अगर डेवलपमेंट की बात करते हैं हम यहाँ पे सिंपली विकास की बात करी जा रही है तो उस टाइम पीरियड में जो हमारी सेकेंड अर्बनाइजेशन वाला पीरियड था हमारा जहाँ पर जनपद महाजनपद उपनिषद जो है डेवलप हो रहे थे तो डेवलपमेंट्स क्या हुई थी उस टाइम पे ट्रेड रूट्स कैसे फाइंड हुए थे और जो हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पंचमार्क कॉइन की बात करी है हमने ये देखा कि किस तरीके से बड़ी मार्केट स्टैब्लिश हुई तो कैसे हुई सारी चीज़ें ये सारी ही चीज़ें जो हैं डेवलपमेंट का पार्ट है अगर हम डेमोक्रेटिक सोसाइटी की बात कर रहे हैं उस टाइम की और जो मोनार्की की बात कर रहे हैं गवर्नेंस में कि सभी जो हैं डेवलपमेंट का पार्ट बन जाती है हमारे तो किस तरीके से जो है उस टाइम पर ट्रेड रूट्स जो हैं डेवलप हुए और जो हमारे सदर्न किंगडम है जो दक्षिण भारत में जो राज्य थे गणराज्य थे वो कैसे डेवलप हुए और ट्रेड कैसा था साउथ एरिया में ये सारी चीज़ें जो हैं इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सो फर्स्ट टॉपिक इज मेजर ट्रेड रूट्स अराउंड 1 मिलेनियम BCE सो अगर यहाँ पे हम ट्रेड रूट्स की बात करें तो ट्रेड रूट्स आपने जो जब मैंने आपको उस वाले चैप्टर की एक्सप्लेनेशन दी थी हाउ द लैंड बिकम सेक्रेड तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो पिलग्रिमेज है और जो ट्रेडिंग रूट्स हैं वो दोनों ही इंटरडिपेंडेंट है दोनों ने ही एक दूसरे को पहचान ली है तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ट्रेड रूट्स की तो पिलग्रिमेज जो है उन्होंने हेल्प करी है ट्रेड रूट्स को डेवलप करने में सो ट्रेड पिलग्रिमेज एंड मिलिट्री कैंपेन्स ओपन मेजर रूट्स तो मिलिट्री कैंपेन्स जो कि जो सैनिकों के गुट बनते थे उस टाइम पे जो जगह जगह पे आर्मी अपनी तैनात करी जाती थी और जो ट्रेड थे जो व्यापार था उस टाइम पे और जो पिलग्रिमेज टाइम थे जो तीर्थ स्थल थे उनके थ्रू जो है बहुत सारे ऐसे मुख्य रास्ते जो हैं लोगों के सामने आए थे उनकी खोज हुई थी आपने सिल्क रूट के बारे में जरूर सुना होगा तो ये भी उन्हीं में से एक था अगर हम बात करते हैं उत्तर पथ और दक्षिण पथ की तो उत्तर पथ उत्तर मतलब नॉर्थ डायरेक्शन हमारी पथ मतलब रास्ता और दक्षिण मतलब साउथ डायरेक्शन एंड पथ मतलब रास्ता तो जो रास्ता नॉर्थ इंडिया को कवर कर रहा हो और जो रास्ता साउथ इंडिया को कवर कर रहा हो उसे कहा गया उत्तर पथ और दक्षिण पथ बट यहाँ पे कुछ डायरेक्शंस और एड ऑन हो जाती है हमारी जैसे उत्तर पथ कनेक्टेड नॉर्थ वेस्ट इंडिया टू द गंगा प्लेन्स एंड ईस्टर्न इंडिया तो जो उत्तर पथ वाला रास्ता है हमारा वो हमारे नॉर्थ वेस्ट इंडिया को कनेक्ट करता है गंगेटिक प्लेन और ईस्टर्न इंडिया से वही जो दक्षिण पथ का रास्ता है रन फ्रॉम कौशाम्बी नियर प्रयाग थ्रू द विंध्या रेंज टू द साउथ तो ये शुरू होता है जो कौशाम्बी है प्रयाग अगर प्रयाग यानी कि हम प्रयागराज की संख्या की बात करते हैं यहाँ पे इसकी वहां से शुरू होता है और विंध्या रेंज के रास्ते से साउथ इंडिया की तरफ जाता है ये हमारा दक्षिण पथ कहलाया Many roads link to ports on the western and eastern coast, busy trade centers. तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो रेड वेट हाँ आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैप के अंदर जो ये रेड मार्क है जो रेड डॉटेड लाइंस है ये उत्तर पथ का रास्ता दिखा रहा है और जो ब्लू है ये दक्षिण पथ का रास्ता दिखा रहा है इसमें आपको ये भी दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से कनेक्टिविटी है इन दोनों रूट्स की तो अगर हम बात करें वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट की तो जो वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट थे हमारे वो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स और रूट्स के थ्रू लिंक थे पोर्ट्स यानी कि जो पतन एरिया होते हैं जहाँ पे जहाजें आके रुकती हैं और ये बहुत बिजी ट्रेड सेंटर हुआ करते थे क्योंकि यहीं से जो है सारा सामान
ट्रेडिंग के लिए दूसरे देशों में जाया करता था। उसके बाद हम बात करते हैं जो डेवलपमेंट हुआ वो हुआ नई सिटीज का ईस्ट और साउथ में। So new cities in the east and south. In eastern India, cities like Shishupalgarh near Bhubaneswar grew as a capital. तो अगर हम बात करें भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर के पास एक शिशुपालगढ़ नाम का एक शहर था जो कि उस टाइम पे कैपिटल बना महाजनपदों का। Shishupalgarh had a distinct square layout, strong fortification and wide streets. तो आप ये जो मैप देख रहे हो यहाँ पर, जो ये फोर्टिफिकेशन देख, जो किलेबंदी देख रहे हो, ये शिशुपालगढ़ का है। तो शिशुपालगढ़ जो है अगर देखा जाए तो आप इस इमेज में देख रहे हो कि किस तरीके से इसके पास एक स्क्वायर शेप की लेआउट है और बहुत अच्छी तरीके से फोर्टिफिकेशन किया हुआ है किले का। बहुत वाइड स्ट्रीट्स है, बहुत सड़कें भी बहुत चौड़ी हैं। So in South India, cities emerged around 400 BCE. और साउथ इंडिया में जो सिटीज हैं वो कैसे उभरी, कैसे डेवलप हुई, वो हुई हैं 400 BCE के अराउंड। उसके बाद इसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है थ्री सदर्न किंगडम्स, यानी कि दक्षिण भारत के तीन मुख्य राज्य कौन से थे, कौन से साम्राज्य मुख्य थे इसमें पे। एक तो संगम, आपने विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ा होगा। तो विजयनगर एम्पायर जो था हमारा, या फिर हम साउथ इंडिया की बात करते हैं, वहाँ पे हमारी 4 मेन डायनेस्टीज थी। सो द संगम एज मार्क द राइज ऑफ द 3 पावरफुल किंगडम्स। जो संगम एज वाला टाइम था, आपने अगर संगम लिटरेचर के बारे में सुना हो अपनी 6th क्लास में, जो आपकी ओल्ड एनसीईआरटी थी उसमें बताया गया था संगम लिटरेचर के बारे में। तो जो संगम एज थी उसमें 3 ऐसे पावरफुल किंगडम्स जो है राइज होते हैं। दीज वर कलेक्टिवली नोन एज द मूवेंदर, 3 चीफ्स। और उन तीनों को ही एक साथ जोड़कर कहा जाता था मूवेंदर, मूवेंदर के नाम से जाने जाते। द चोलास, चेरास एंड पांड्यास। तो चोला, चेरा एंड पांड्यास जो थे ये तीनों ही साउथ इंडिया के पावरफुल किंगडम्स रहे हैं। They control rich resources, jams, coal, spices. और इन्होंने जो प्रीशियस रिसोर्सेज थे, जो सबसे ज्यादा कीमती संसाधन थे, उन पर अपना कंट्रोल किया हुआ था, जैसे कि हीरे हो गए, गोल्ड हो गए, मसाले हो गए, इन पर। तो आप इस साउथ इंडिया के मैप में देख सकते हो कि जो ऑरेंज वाला पार्ट है ये चोलास का है। इनकी कैपिटल है उर्रैयापुर, उर्रैयूर। और जो पिंक वाला पार्ट है हमारा, जो शेड है वो पांडव्स का है। और ये ग्रीन वाला यानी कि जो केरला वाला पार्ट है ये चेरास का है। तो अगर अभी हम इंडिया के मैप को विजुअलाइज करें, पॉलिटिकल मैप को, तो ये जो ग्रीन पार्ट है केरला का है, पिंक वाला पार्ट तमिलनाडु का है, और ये वाला जो पार्ट है हमारे पास ये आंध्र प्रदेश का आ जाता है, यानी कि चोलास जो थे आंध्र प्रदेश वाले एरिया में थे। तो ये 3 मेन पावरफुल किंगडम्स रहे हैं उस टाइम पे। उसके बाद हम 4 टॉपिक में अगर आए अपने, तो वो है हमारा ट्रेड इन द साउथ, कि साउथ इंडिया में ट्रेड कैसा था। सो साउथ इंडिया वॉज फेमस फॉर प्रीशियस स्टोन्स, गोल्ड एंड स्पाइसेस। तो जो साउथ इंडिया था वो अपने कीमती, बेशकीमती जो पत्थर हुआ करते थे, जैसे नीलम का पत्थर, रूबी, इन सब चीजों के लिए बहुत फेमस था, प्लस गोल्ड और स्पाइसेस। Traded within India and with foreign kingdoms like Rome and Southeast Asia. तो जो साउथ इंडियंस थे, जो साउथ इंडियन मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, वो इंडिया में तो ट्रेड करते ही करते थे, इसके अलावा फॉरेन किंगडम्स में भी ट्रेड करते थे, जैसे कि रोम हो गया और साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं। एंशिएंट तमिल लिटरेचर मेंशन दीज किंगडम्स एंड देयर किंग्स। तो जो हमारा एंशिएंट तमिल लिटरेचर है, यानी कि अगर हम संगम लिटरेचर की बात करें यहाँ पर, तो संगम लिटरेचर के अंदर हमें इन तीनों ही किंगडम्स के किंग्स के बारे में, राजाओं के बारे में जानने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे द स्प्रेड ऑफ द कनेक्शन, कि कनेक्शन कैसे हुआ, किस तरीके से संबंध बढ़े, जुड़ाव हुआ, किस तरीके से हमने देखा कि दूसरे देशों के साथ ट्रेडिंग होने लग गई, अपने ही देश में करने लग गई, कैसे हुई सारी चीजें, कैसे कनेक्शन बने उस टाइम पे। सो बाय 300 and 200 BCE द एंटायर सब कॉन्टिनेंट वॉज कनेक्टेड। तो 300 और 200 BCE के ईसा पूर्व के आसपास जो पूरा भारतीय उपमहाद्वीप है
कनेक्ट हो चुका था, यानी कि कोई किसी से व्यापार कर रहा है, कोई किसी के साथ कर रहा है, कोई किसी का दोस्त है, कोई किसी का दुश्मन है, इस तरीके से मतलब एक कनेक्शन बन चुका था। Goods, ideas and culture moved across region and to Central and Southeast Asia. तो अगर हम बात करते हैं साउथ ईस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया तक के स्प्रेडनेस की या फिर कनेक्ट होने की उनसे, तो कैसे होता है? गुड्स के थ्रू, यानी कि व्यापार, वस्तुओं को व्यापार के थ्रू हमारी आइडियोलॉजी एक्सचेंज होती है, हम अपने कल्चर को और अपने रीजन को भी, रीजन की जो वैल्यूज होती हैं उनको भी एक्सचेंज करते हैं, उनको भी शेयर करते साथ में। इवन बहुत से लोग देख के इंस्पायर्ड भी होते हैं। इससे भी क्या होता है कि हम कनेक्ट कर पाते हैं अपने आप को दूसरों से। दिस पीरियड सॉ द एंड ऑफ द महाजनपद एंड द राइज ऑफ न्यू एम्पायर्स। तो ये वाला जो टाइम पीरियड था 300 और 200 BCE वाला, यहाँ से देखा जाता है कि जो महाजनपद हैं उनका एंड होने लगता है और नए एम्पायर्स जो है एमर्ज होने लगते हैं, नए एम्पायर्स जो है राइज होने लगते हैं, उभरने लगते हैं। उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट टू रिमेम्बर मीन्स कि ऐसी चीजें जो हमें इस पूरे इंटायर चैप्टर में याद करने के लायक है। जनपद फॉर्म इन नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया। तो जो जनपदास थे वो सिर्फ नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में फॉर्म हुए थे अराउंड 2nd मिलेनियम BCE के अराउंड। 16 महाजनपद मार्क द फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड स्टेट एंड सेकेंड अर्बनाइजेशन। तो जो हमारे 16 महाजनपद थे उन्होंने ही पहली बार स्टेट ऑर्गेनाइज किया और सेकेंड अर्बनाइजेशन किया, यानी कि यहीं से हमारे जो राज्य हैं, जो राज्य की प्रस्तावना है वो शुरू होती है और दूसरा शहरीकरण शुरू हो जाता है। ये होता है 1st मिलेनियम BCE के अराउंड। महाजनपद एंडेड बाय 300 BC। तो अभी हमने पढ़ा था कि 300 और 200 BCE के अराउंड, यानी कि ईसा पूर्व के अराउंड जो महाजनपदास है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट कर देते हैं। तो 300 BCE के अराउंड जो महाजनपदास है उनकी पोजीशन जो है वो कम होने लगती है, वीक होने लगता है, वो डिक्लाइन होना स्टार्ट कर देते हैं। द नेटवर्क ऑफ द रोड फैसिलिटेटेड द ट्रैवल ऑफ टीचर्स। और जो सड़कों का जो नेटवर्क है, जो कनेक्शन रहा, जो जाल रहा, ये ट्रैवल ऑफ टीचिंग को फैसिलिटेट करता है, यानी कि लोगों को यात्रा का ज्ञान देता है, यात्रा की शिक्षा देता है। यानी कि सिंपली अगर हम बात करते हैं कि लोगों को ट्रैवलिंग करने का एक्सपीरियंस होता है, लोगों को रूट्स पता चलते हैं, लोगों को नए नए रास्ते पता चलते हैं, उनकी खोज होती है। जैसे एग्जाम्पल के यहाँ पे बुद्धिज्म दिया हुआ है। अगर अच्छा ओके बुद्धिज्म की बात करें तो गौतम बुद्ध जो है लुम्बिनी से बोध गया आते हैं, सारनाथ आते हैं, कुशीनगर आते हैं, ऐसी ऐसी जगह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो नए रास्तों को जो है, नई रोडों को, सड़कों को जो है कनेक्ट कर रहे थे। और वो उसी ट्रैवल से उन्होंने बहुत कुछ सीखा। उन्हें सब समझ में आया कि अगर हमें अकेले रहना तो हम कैसे रह सकते हैं, हमें सर्वाइव करना तो कैसे रह सकते हैं, हम किस तरीके से मोह माया त्याग सकते हैं। ये सारी चीजें जो होती हैं ना, मतलब अगर हम सिंपली बात करें, जो ग्लोबलाइजेशन है आज के टाइम पे, जो वैश्वीकरण है, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग से नहीं है, इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग से नहीं है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लो ग्लोबलाइजेशन हो जाएगा। हम अपनी वैल्यूज को शेयर करते हैं, हम अपने आइडियाज को शेयर करते हैं, हम इंस्पायर्ड होते हैं दूसरों से, उस चीज़ को अडाप्ट भी करते हैं। अडेप्टेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारी ग्लोबलाइजेशन को बढ़ा रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं किस तरीके से इन्वेस्टर एक तरीके से इन्वेस्टर बनती जा रही है, दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रही हूँ। तो आज मतलब पहले तो सारी चीजें नहीं थी। तो पहले क्या था कि जो लोग हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, इससे भी रोड कनेक्टिविटी होती, लोगों को लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता था ट्रैवलिंग के बारे में। सो this topic is all about expansion of trade routes and the rise of new cities and kingdom इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अगर सिंपली बोला जाए, चाहे वो हम साउथ ईस्ट कैरेक्टराइजेशन की बात करते हैं कि क्या डेवलपमेंट्स हुए इंडिया में उस टाइम पर और क्या नहीं रहा, पोस्ट मॉडर्न पीरियड या फिर मॉडर्न पीरियड को देखा जाए तो क्या क्या चीज़ें जो हैं चेंज हुई। तो इन शॉर्ट हमने यही जाना है कि एक्सपेंशन कैसे हुआ ट्रेड रूट का, और क्या डेवलपमेंट्स हुए उस टाइम पे, और किस तरीके से नई सिटीज एंड किंगडम्स एमर्ज हुए। उसके बाद आपको इस वीडियो के लास्ट में कुछ डिफिकल्ट वर्ड मिल जाएंगे इस चैप्टर के,
जिसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं या फिर आप उसको पढ़ सकते हैं। जैसे जो चीज़ें हमने ऑलरेडी इस चैप्टर के अंदर पढ़ ली कि सेकंड अर्बनाइजेशन कब होती है, कहाँ से शुरू होती है, जनपद किसे कहते हैं, महाजनपद क्या होता है, राजा कौन था, अल्टीमेट अल्टीमेट पावर किसके पास होती है, सभा और समिति के बारे में पढ़ा हमने, मोनार्की सिस्टम ऑफ द गवर्नेंस ये जाना हमने, गण और संघ के बारे में जाना कि इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ गवर्नेंस। आयरन मेटलग्री के बारे में जाना, जैसे कि अभी हमने जाना था कि कौन सी चीज़ें इनोवेट हुई, उसमें हमने इसके बारे में पढ़ा था। पंचमार्क कॉइन्स के बारे में पढ़ा हमने, जाति और वर्ण सिस्टम के बारे में पढ़ा, फिर कास्ट क्या होती है, कास्ट वर्ड कहाँ से डिराइव्ड होता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। उत्तर पद दक्षिण पद क्या होता है। तो आप जो है इस चीज़ का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। सो दिस इज द होल चैप्टर और ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीक। सो थैंक यू। और वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगे या आपका कोई डाउट हो तो कमेंट प्लीज जरूर बताएं। ओके, बाय बाय।